ये हमारी पॉलिटी की पहली क्लास है और हम इस क्लास के अंदर संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी हाँ, ये वही संविधान है जिसको भारत के लिए बनाया गया था, ठीक है। और अभी भी ये भारत के लिए सुचारू रूप से और समृद्ध रूप से कार्य कर रहा है। अगर हम देखें तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके संविधान बने और हमारे बाद बने, और कुछ तो कहता हमसे पहले बने, लेकिन अब तक उनके अंदर उनका संविधान को 5 से 6 बार बदल दिया गया है। उनमें हर बार कुछ कमियां आती हैं और वो गधे उसके अंदर संशोधन नहीं करते हैं, वो उस संविधान को ही बदल देते हैं। उनमें इतना अकल नहीं आ रहा है, इतना समझ नहीं आ रहा है कि उसके अंदर संशोधन करने के लिए भी एक अनुच्छेद और जोड़ा जाए, लेकिन वो सीधा का सीधा पूरा बुक ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो संविधान है उसको उस जमाने में बाबा साहेब अम्बेडकर और उस समय बैठे हुए सभी सभागण जितने भी थे, जितने भी लोगों का योगदान है हमारे संविधान को बनाने में, उन सब ने इतने बेहतरीन तरीके से सोच समझ के बनाया है हमारे संविधान को कि अब तक वो एकदम एक युवक व्यक्ति जैसे कार्य करता है। उसकी तरह आज हमारे इस भारत के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो हम पहले जानेंगे कि संविधान की आखिर जरूरत। पहला तो हम ऊपर टॉपिक डाल देते हैं, संविधान, ठीक है। हमारा टॉपिक है संविधान। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि हमें संविधान की जरूरत पड़ी क्यों। तो हम अगर पढ़ते हैं भारत के इतिहास को या किसी के भी इतिहास को पढ़ते हैं, या फिर जब भी कहीं पर भी जनता का जमाव हो जाता है, जहां पर जनता निवास करने लगती है बड़ी मात्रा में, वहां पे अपराध बढ़ जाते हैं, वहां पे अपराधी बढ़ जाते हैं, अपराध बढ़ जाती है, अराजकता फैलने लगती है, विद्रोह होने लगते हैं, शासन ठीक से नहीं चल पाता है, ठीक है। शासन क्या, वहां पे कुछ नहीं समझ नहीं आता कि करना क्या है, किसको किसके हिसाब से चलना है, किसी के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है, कोई किसी के प्रति अपना कार्य नहीं करना चाहता है, ठीक है। कोई किसी कार्य को करने में जो सक्षम है वो उसको कोई करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न उठते हैं हम सबके सामने जहाँ पे इंसान इकट्ठा होता है। ये उस समय की बात है। उस समय में भी भारत के अंदर एक संविधान हुआ करता था, जिसको लोग समय समय पर अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से उस समय संविधान लिखे, लेकिन उसको हम संविधान नहीं कहते थे, वो व्यक्ति अपने नाम पर ही उसका नाम रख दिया करते थे। लेकिन जब हमारा संविधान लिखा गया तो हम इसको संविधान इसलिए कहते हैं। टोटल मिला जुला के संविधान है क्या? संविधान एक पुस्तक है, पुस्तक, नियम और कानून की, ठीक है। संविधान हमारा एक पुस्तक है जो नियम और कानून की पुस्तक है। राज्य कैसे चलता है, कार्यभार कैसे होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? हमारा संविधान देता है। तो उस समय में कैसे हुआ करते थे, जैसे कि मनुस्मृति को ले लिया जाए। मनुस्मृति भी एक तरह से संविधान की तरह कार्य करने वाली पुस्तक थी। वो भी संविधान की तरह थी, जिसके अंदर सारी चीजों की बातें बताई गई थी। राजा कौन होता है, राजा कैसा होना चाहिए, राजा की क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे राजा कौन है, हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनकी योग्यता बताई गई है, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, ठीक है। तो किस में बताया गया? हमारे संविधान में। उसी तरह उसमें भी बताया गया है कि राजा एक युवक होना चाहिए, विजेता होना चाहिए, यशगान होना चाहिए, ठीक है। मनुस्मृति हुआ करती थी, काफी विख्यात पुस्तक थी उस जमाने में, ठीक है। बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, ईसा पूर्व के समय की बात बता रहा हूं। तो उसको लोग संविधान की तरह ही प्रयोग किया करते थे। संविधान बनाने की जो प्रेरणा है वो उन्हीं पुस्तकों से शुरू हुई और आज यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। उस समय राजतंत्र हुआ करता था, इसलिए उसके अंदर राजा के या किसी की भी मंत्री के कार्यकाल की कोई दिन नहीं तय किया गया था, महीना या साल तय नहीं किया गया था। लेकिन हमारे संविधान में राजतंत्र है नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र है, इसीलिए यहाँ पर सबके दिन और कार्य तय कर दिए गए हैं। कौन 7 वर्ष रहेगा, कौन 5 वर्ष रहेगा, कौन 6 वर्ष रहेगा, कौन 2 महीने रहेगा, कौन 4 महीने रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन रहेगा। ऐसे करके सभी जितने भी प्रश्न उठते हैं उन सब का उत्तर हमारे संविधान में दिया गया है। तो संविधान क्या है आप समझ गए ना? एक पुस्तक है जिसके अंदर देश कैसे चलता है, शासन कैसे किया जाता है, इन सब की जानकारियां दी जाती है संविधान के बारे में। संविधान को ज्यादा दिल पे वो कहते हैं ना, जैसे सब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता क्या है संविधान, क्या है संविधान।
तो संविधान कुछ नहीं है खास, बस एक पुस्तक है, उसका नाम है संविधान। जैसे बच्चों की कहानी की पुस्तक नहीं आती, उसका नाम रहता है कुछ भी, बाल पोथी, मनोहर पोथी, ऐसे करके पुस्तकें आती हैं 10-10 रुपए की, आना लिखा रहता है मनोहर पोथी। अब आप कहोगे कि कौन है मनोहर पोथी, कौन है, 10 रुपए की बुक है, और क्या है मनोहर पोथी, उसके अंदर लिखा क्या है, ABCD लिखा हुआ है। उसी तरह संविधान क्या है, एक बुक है, और उसके अंदर लिखा क्या है, देश कैसे चलाया जाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, मुखिया की नियुक्ति कैसे होगी, ये और शासन में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, कैसे हटेगा, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, जिसकी पूरे देश को चलाने की जितनी भी जानकारी हमें दी गई है वो सब संविधान के अंदर दी गई है। ठीक है, एक प्रश्न और उठता है, अनुच्छेद, अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है। ठीक है, हम इसको भी आज सुलझा देंगे, अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण दो पुस्तकें थी, महाभारत और रामायण। इन दोनों पुस्तकों में जो लेसन दिए गए थे, ये तो पुस्तकें थी महाभारत और रामायण, इसके बारे में तो हर कोई जानता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। उदाहरण ऐसा लूंगा जिसको आप सब जानते हो, समझ जाएंगे। महाभारत के अंदर जो पाठ थे, पाठ, उसको पाठ ना कह के क्या कहा गया था, पर्व। क्या कहा गया था, पर्व। तो महाभारत में कुल कितने पर्व थे, 18। इसका मतलब महाभारत में कुल कितने पाठ थे, 18। आप ऐसे समझ सकते हैं कि रामायण के अंदर जो एक पुस्तक थी, इसके जो लेसन थे, पाठ, उस पाठों को पाठ न कह के कांड कहा गया था, कांड। ठीक है, तो रामायण में कुल कितने कांड थे, 7 कांड थे। उसी तरह जो दो पुस्तकें हैं भारत के अंदर, आप इस बातों को समझ गए। वैसे ही सेम इनकी तरह ये दो पुस्तकें हैं, पहला हमारा संविधान, दूसरा और जो संविधान वो है जो देश चलाने के काम आती है, वो पुस्तक है। वहीं दूसरी पुस्तक जो है कानून से संबंधित ही पुस्तक है, संविधान भी कानून से संबंधित है, और ये दूसरी पुस्तक है इंडियन पीनल कोड, IPC सेक्शन, और CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ये दो पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें ये हैं, लेकिन इन दोनों को, इन तीनों पुस्तकों को दो भागों में बांट दिया गया। जो संविधान है ना, इसके अंदर जो पाठ है ना, उसको पाठ नहीं कहा गया है, उसको भाग कहा गया है। क्या कहा गया है, भाग। तो संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22। ठीक है, और तो और जैसे ये पर्व कहा गया था, और इनके जो लाइन लिखे जाते हैं, जैसे हम कोई बुक छपती है तो उसके आगे लिखा रहता है ना, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। ठीक है, इससे हम उसको क्या पढ़ते हैं, लाइन के हिसाब से पढ़ते हैं, लाइन नंबर 5। उसी तरह जो संविधान की बुक थी ना, उसके अंदर जो लाइनें लिखी गई है ना, उनको लाइन नहीं कहा गया है, उनको ही अनुच्छेद कहा गया है, अनुच्छेद। ठीक है, आप इस तरह इसका सिंपल सा उत्तर है अनुच्छेद और धारा में, कि जो संविधान के अंदर जो पुस्तक है, संविधान नाम की जो पुस्तक है, उसके जो लाइन है, उसकी जो वाक्य लिखे गए हैं, उन वाक्यों को ही अनुच्छेद कहा गया है। ठीक है, कि अनुच्छेद 1 यानी कि लाइन नंबर 1 में किस बात की गई है। ठीक है, राजा बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है कि राष्ट्रपति बनाना है। ठीक है, लाइन 2 यानी कि अनुच्छेद 2 में किसकी बात की गई है। ठीक है, देश बनेगा कि राज्य बनेगा, इस हिसाब से बात की गई है। तो यह होता है अनुच्छेद। धारा क्या होती है, जो IPC, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड ये कोड होता है। ठीक है, और CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर। हमें प्रोसीजर कैसे लिखेंगे, प्रोसीजर लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कोड ही लिख दिया हूं, आप जो भी कोड होता होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये दो बुकें हैं, ये कानूनी बुक है।
इंडियन पिनल कोड क्या कहती है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, पुलिस गिरफ्तार करती है, किसी भी व्यक्ति को जज जाके थोड़ी ना गिरफ्तार कर लेता है, पुलिस ही गिरफ्तार करती है। पुलिस गिरफ्तार की है तो उसके क्या क्या अपराध है, उसके हिसाब से उसके ऊपर क्या आरोप लगने चाहिए, उसको धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पुलिस की ये बुक है, ये दोनों बुक, इन दोनों बुकों के अंदर जो पाठ है ना, वो पाठ नहीं दी गए हैं, इनके अंदर लाइनें लिख दी गई है। ठीक है, और जिन लाइनों को, जैसे मैंने अभी कहा ना कि संविधान के अंदर लाइनों को अनुच्छेद कहा गया है, उसी तरह आईपीसी, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये दो बुक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कौन सा होता है? जब क्रिमिनल अदालत में पहुंच जाता है उसके बाद से उसके साथ क्या करना चाहिए ना, उसके वो जो नियम कानून है उसको ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जज के पास होती है और ये पुलिस के पास होती है। ठीक है, तो इन दोनों पुस्तकों के अंदर जो लाइनें हैं ना, उन लाइनों को ही धारा कहा गया है। धारा, अंग्रेजी में बोले तो सेक्शन। सेक्शन, ठीक है, आप समझ लेना। ठीक है, तो धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर है? सिंपल सी बात है, आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर जो लाइनें हैं उन लाइनों को धारा कहा जाता है, और जो संविधान के अंदर लाइन है उन लाइनों को अनुच्छेद कहा जाता है, अंग्रेजी में आर्टिकल। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2। इसीलिए तो आपने जब भी सुना होगा कि 420 की धारा लगी है, चोरी किया है उसने, ठीक है, चोरी में 420 की धारा लगी है, 302 धारा के तहत उसको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये सब धाराएं होती हैं। और आर्टिकल क्या होता है? जैसे कि अभी बहुत ज्यादा बवाल में था, 370 आर्टिकल को हटा दिया गया। आर्टिकल नाम के पीछे का मतलब समझिए, आर्टिकल यानी कि वो संविधान में था और अब हटाया गया है। आर्टिकल आ जाए तो बात हो रही है संविधान की, सेक्शन आ जाए तो बात हो रही है पुलिस, आईपीसी और या फिर सीआरपीसी। ठीक है, तो आप इतनी बातों को समझ गए कि संविधान होता क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी, साथ ही साथ अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होता है। एक प्रश्न और उठता है कि क्या हमारा संविधान उधारी का है? क्वेश्चन उठता है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन टोटल मिला जुला के मत तो हमारी तरफ गिरेगा, चाहे कुछ भी कोई कुछ भी कर ले, कि हमारा संविधान उधारी का संविधान नहीं है, हमने इसको खुद लिखा था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आखिर वो जब आलोचना कर रहा है, आलोचना करने वाला, तो वो कुछ कारण भी देता है। ठीक है, जब भी कोई आलोचना, किसी का मुंह उठा के आलोचना नहीं कर दी जाती है कुत्तों की तरह। ठीक है, आलोचना करते टाइम ना कुछ कारण भी बताना पड़ता है। तो आलोचक जो है, वो आलोचक कहते हैं कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने खुद नहीं उसको विकसित की, दूसरे दूसरे देशों से उनके संविधान से लिया और अपने संविधान में अच्छा जो लगा उसको, दूसरे के संविधानों को पढ़ा, उसमें से जो अच्छा लगा उठा के अपने संविधान में रख लिया। ठीक है, तो इस तरह करके हमारा संविधान बना है। अलग अलग टुकड़े, अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान में से छोटे छोटे टुकड़ों को हमने लपेट लपेट के अपना संविधान को पूरा गठरी बांधा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा तर्क कहना है कि नहीं, हमने लपेट के जरूर बांधा है, लेकिन उसको हमने समझने के लिए लपेटा था। उसमें से डायरेक्ट उठा के एकदम फोटो कॉपी नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं किया है हमने, उसमें कुछ हमने संशोधन किए हैं, कुछ अपनी बुद्धि भी घुसेड़ी है उसमें। ये नहीं कि उसमें से उठाया सेम टू सेम क लिखा है तो क ही लिखा है, नहीं, हमने वहां पे की लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब उधारी का संविधान नहीं है, इसको हमने खुद लिखा था, पूरी इतनी बड़ी सभा ने मिलकर लिखा था, और बहुत सारे लोग थे जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था। एक प्रश्न उठता है कि क्या हमारा संविधान अंबेडकर छोड़ो, बाबा साहब ने लिखा है? तो इसके बहुत सारे उत्तर ना भी मिलते हैं, बहुत सारे उत्तर हाँ भी मिलते हैं। उत्तर ना इसलिए मिलते हैं क्योंकि इतनी बड़ी सभा थी, सबने मिलकर लिखा था, तो केवल एक व्यक्ति का नाम क्यों लिया जा रहा है? यहाँ पे सबका नाम लिया जाए कि संविधान सबने मिलकर लिखा था, ना कि किसी एक व्यक्ति ने। लेकिन हाँ उत्तर इसलिए दिया जाता है कि हाँ उन्होंने लिखा था, क्योंकि पूरे संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा भीमराव अंबेडकर ही थे। ठीक है, और उन्होंने ही संविधान में अधिकतर बातों को ज्वाइन किया है, साथ ही साथ अधिकतर बातों को समझ के लिखा है।
कहा जाए तो संविधान को बढ़िया तरीके से करने का कार्य, उसको अच्छे तरीके से समझाने का कार्य, जो भी बात हुआ करती थी उन सबको समझने का कार्य, समझाने का कार्य, पूरे परिषद को बताने का कार्य, ये सारे काम बाबा साहब ही किया करते थे। यानी कि संविधान में अगर पूरा संविधान को 100% माना जाए तो इसमें 60 से 65% कार्य बाबा साहेब अम्बेडकर का है। तो आप जानते हैं शेयर मार्केट का नियम क्या कहता है, 50% से ज्यादा जिसके पास हुआ वो कंपनी उसकी। हाँ है, थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग है दूसरे के पास, लेकिन कंपनी का नाम के साथ एक ही नाम लिया जाएगा जिसके पास 51 या 52 है। ठीक है, तो इनके पास तो 10 या 15% ज्यादा था, इसीलिए हम बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं कि इन्होंने हमारा संविधान लिखा। लेकिन जब ज्यादा गहराई में लिखनी हो तो दोनों बातों को लिखा जाए, पक्ष को भी विपक्ष को भी। ठीक है, तो संविधान के बारे में हमने इतना जाना। ये शुरुआती है, हमारी क्लास रोज ऐसी चलेगी संविधान की। हम इसके 22 भाग हैं और हम थोड़ा थोड़ा करके इसको समझ लेंगे। शुरू के भाग जो है 1, 2 भाग, 3 भाग तो थोड़े छोटे हैं, लेकिन बाद के भाग बहुत बड़े बड़े हैं। तो हम अनुच्छेद कर करके सीखेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और समझ जाएंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा भाग पहला है भाग 1। ठीक है, भाग 1 है संविधान का। हम इसको करेंगे। भाग 1 के अंदर कुल 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद मतलब आप समझ गए ना, आप लाइन है और हर एक लाइन में एक बात की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद कुल 4 अनुच्छेद है भाग 1 में। पहले अनुच्छेद के बारे में हम जानेंगे कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है हमारे संविधान के बारे में। अनुच्छेद 1 कहता है कि हमारे भारत के अंदर, हमारे भारत के राज्य, भारत के अंदर कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नाम और इसके बारे में बताता है। उनका एरिया बताता है, उनका क्षेत्र बताता है, वो किस किस राज्यों से उनकी सीमा सटती है, किस देशों से उनकी सीमा सटती है, इन सब की जानकारी अनुच्छेद 1 देता है। ठीक है, तो हमारे संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 1 है वो भारत के राज्यों की जानकारी देता है। अब एक बात और खास है कि हमारे संविधान के अंदर एक बुक और संविधान में 22 भाग है कुल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जिसे हम पाठ कह सकते हैं, 22 पाठ है। और लाइनें कुल कितनी लिखी है, 395। कितनी, 395, 400 में मात्र 5 कम। और एक छोटी सी बुक इसके साथ सप्लीमेंट्री की तरह पकड़ा दी गई है, उसको बोला गया है अनुसूची। अनुसूची, इस अनुसूची के अंदर कुल 12 अनुसूचियां है हमारी, कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, एक एक सप्लीमेंट्री करके 12 सप्लीमेंट्री की तरह पकड़ा दिया गया है और उन सप्लीमेंट्रियों का नाम ही अनुसूची रखा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि कितने राज्य होंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया है कि वो राज्य कौन कौन से होंगे। वो कहाँ पर बताया गया है, हमारी अनुसूची में। ठीक है, हमारी अनुसूची में बताया गया है कि वो राज्य कौन कौन से होंगे, कहाँ कहाँ तक उनका क्षेत्र विस्तारित होगा, इसीलिए अनुसूची को पकड़ाया गया है इसके साथ। और हमको ये दोनों एक साथ पढ़ना है। ठीक है, पहले हम अनुसूची को आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस एक छोटा सा आज आप ये बात जान लें कि संविधान के साथ अनुसूची फ्री गिफ्ट है, एक के साथ एक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, तो पहला हमारा अनुच्छेद पहला है, उसमें कहा गया है कि हमारे राज्य के बारे में बताया गया है, जो और वो राज्य कहाँ लिखे हुए हैं, अनुसूची में। तो अगर राज्यों के बारे में जानना है तो अनुसूची में जाना पड़ेगा। दूसरा, हमारे देश के अंदर या फिर कोई बाहर देश का हो, उसको हम आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रों को जोड़ना। ठीक है, हमारा भारत एक रफली मैप बना देता हूं। हमारा भारत, ठीक है,
भारत में अब आप देखोगे तो आप कहोगे कि कौन सा ऐसा देश है जो बाहर से हमारे देश में जुड़ा है, या फिर ये अनुच्छेद को क्यों लिखा गया। इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई बाहर का देश चाहे, जैसे हमारे बगल में बहुत सारे देश हैं, वो परेशान हो गया, उससे शासन नहीं चल रहा, बहुत सारे कारण होते हैं, उसकी प्रजा उसको परेशान करके रखी है, या फिर प्रजा ही चाहती है कि वो हमारे देश के साथ मिल जाए, ठीक है, राजा लेकिन नहीं चाहता, तो कब तक राजा नहीं चाहेगा, अगर प्रजा चाहेगी तो एक ना एक दिन तो राजा बदल ही जाएगा। ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, 5 साल में अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो हमसे मिलना चाहता है तो कुछ नियम कानून होने चाहिए ना, कैसे मिलेगा, उसकी कितनी सीमा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन से कागज होने चाहिए, कौन से कागज नहीं होने चाहिए, सारी बातों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसकी सारी जानकारी किसमें मिलती है, अनुच्छेद 2 में, कि कोई दूसरा राज्य कैसे हमारे राज्य में जुड़ेगा, राज्य कह रहा हूं, कोई देश, ठीक है। दूसरी बात इसी में कहा गया है कि अगर हमारे यहाँ कोई राज्य है और उसके टुकड़े करने हैं, ठीक है, उसको टुकड़े हुए पड़े हैं, उसको जोड़ना है, जोड़ के एक करना है, तो वो कैसे होगा। जैसे कि अभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका था, उसके अंदर लद्दाख वद्दाख को इलाका तो जुड़ा ही रहता है, बस एक हम लोग अपने मानचित्र पे लकीर खींच देते हैं और कहते हैं कि यह अलग है, तो बस वही लकीर मिटाई गई है मानचित्र पर से, ना कि अब जैसे लकीर हो गई, ये खींच दिया और कह दिया ये जम्मू है, ये कश्मीर है। लेकिन जिस दिन ये लकीर मिटा दिया, वैसे क्या जम्मू कश्मीर अगर हम घूमने जाएंगे तो यहाँ पे क्या जमीन के अंदर दरार फट जाएगी कि ये जम्मू है और ये कश्मीर है, नहीं, बस हम लोग एक लकीर खींच देते हैं मैप पे और सारे मैप इसी तरह प्रकाशित हो जाते हैं, तो सब समझ जाते हैं कि जम्मू है ये और ये कश्मीर है। लेकिन जब ये मिटा दिया जाता है तो सब समझ जाते हैं कि सारा का सारा जम्मू कश्मीर है, टोटल का, कहीं भी राउंड मारो कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो हम जोड़ सकते हैं इस तरह, एक राज्य को 2 राज्य हुए हैं तो छोटे छोटे हैं, तो उनको जोड़ के हम एक बड़ा राज्य बना सकते हैं, या फिर बाहरी राज्य को जोड़ सकते हैं। बाहरी देश ऐसा कौन सा है जो हमसे जुड़ा है, तो वो है हमारा सिक्किम। यहाँ पर जो सिक्किम है, सिक्किम, क्या आप जानते हैं कि ये सिक्किम शुरू से ही भारत का हिस्सा नहीं था जैसे बाकी राज्य हैं। अब सिक्किम भी आज एक राज्य है और इसकी राजधानी है गंगटोक, लेकिन ये असल में हमारा हिस्सा नहीं था। सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था, ये विदेशी देश था, और इसको हम ये हमारे साथ जुड़ा, इसकी ये इसकी सोच थी, इसके लोगों के मांग थी कि ये हमारे साथ जुड़े, ठीक है, और ये हमारे साथ जुड़ गया, समझ गए। ये बाहर था भारत से, भारत का मैप कुछ इस तरह बनता था तब, आप देखे होंगे, और सिक्किम इसी में घुसा पड़ा था। सिक्किम ऊपर से जब चीन ने बहुत दबाव दिया कि हम इस पे कब्जा कर लेंगे, जब सिक्किम को भी लगा कि मैं डूब जाऊंगा, मुझे कौन बचाने आएगा, तो सिक्किम भारत में विलय हो गया। किसके तहत विलय हुआ, अनुच्छेद 2 के तहत। क्या कानून लगे, अनुच्छेद 2 वाला कानून लगा, ठीक है। तो सिक्किम हमारा हिस्सा कैसे बन गया, हम अनुच्छेद 2 के कारण, और क्योंकि हमारे संविधान में लिखा था तो हमने सिक्किम को मिला भी लिया आपस में। आपको एक वो हुआ था कांड चीन के साथ, उसका नाम क्या है उस स्थान का, डोकलाम विवाद। डोकलाम जो नाम का स्थान है वो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, वो कहाँ है, सिक्किम में है, सिक्किम में। अब आप ये समझिए कि जब विवाद हुआ तो सिक्किम को हमें छोड़ देना चाहिए ना, ये तो अलग राज्य है, लेकिन अब वो अलग नहीं है, वो हमारा ही एक अंग है। जब उसको चोट लगती है तो दर्द हमें भी होता है, इसीलिए हम लोगों ने जब सिक्किम के अंदर जो डोकलाम विवाद हुआ तो हमारे सैनिक कूद कूद के मारे उन सबको, ठीक है, नटुरन सबको। तीसरा है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंदर बात की गई है कि हम हमारे राज्य में, या फिर अगर हमारे राज्य के अंदर जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, देश के राज्यों का बंटवारा, हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, 28 हैं, 29 हैं, उन सब का हम चाहे तो बंटवारा कर सकते हैं। बंटवारा करने का मतलब ये नहीं कि देश तोड़ देंगे। हमारे संविधान में पूरे अच्छे ढंग से मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया है, बाबू नाक रगड़ लो लेकिन देश नहीं टूटेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये वो फंक्शन है भारत का मैप, जो मोबाइल के अंदर फंक्शन होता है, उसको कहते हैं ना, जैसे नोकिया के फोन में आके पहले हाथ मिलाता था, चाहे पूरा फोन पटक दो लेकिन वो हाथ तो मिल ही करेगा, कितना ही कुछ कर लो, ठीक है। ये वही भारत है, चाहे नाक रगड़ लो बेटा, ये खत्म होने वाला नहीं है, चाहे कहीं तक का भी कुछ भी कर लो।
तो भारत के अंदर जो राज्य है उसकी बात की गई है यहाँ पे कि राज्यों के टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे कोई राज्य बहुत बड़ा हो या फिर किसी राज्य के अंदर जो बहुत सारा संख्या हो, जो कहता हो कि नहीं मैं इसमें नहीं रहना चाहता, मैं इसके मुख्यमंत्री से सहमत नहीं हूँ, फलाना ढिमका जो भी उसकी परेशानी हो, उसे बता के वो कहे कि मैं अलग होना चाहता हूँ, अपना मत उठाए, बहुत सारे लोगों का समर्थन हो उसके पास। एगो दूगो कहेगा तो दू चमाट मार के भगा देंगे उसको, लेकिन जब बहुत सारे लोग कहेंगे ना तो उसको बातों को माना जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे देश में। जैसे कि आप ले सकते हैं हमारा बिहार को ही पकड़ लीजिए, ऐसे है हमारा बिहार, ऐसे है हमारा बिहार। ठीक है, इसके नीचे है झारखंड। ठीक है, पहले बिहार और झारखंड दोनों एक हुआ करता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि झारखंड के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास खनिज संपदा बहुत ज्यादा है, बिहार के लोग करते धरते कुछ है नहीं, लूट हमारे यहाँ के जो इनकम होता है वो सब। बिहार उस समय एक ही था, लेकिन उनका कहना था कि जो उत्तर वाला हिस्सा है उधर के लोग कुछ नहीं करते हैं, हमें अलग कर दिया जाए और हमारा नाम झारखंड रखा जाए। ठीक है, तो उस समय वो ये नहीं कहते थे बिहारी नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब भी बिहारी ही थे। झारखंड को भारत से बिहार से अलग कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। क्यों? ठीक है, और भी बहुत सारे राज्य थे जो एक दूसरे से अलग हुए। जैसे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश था, ऐसे फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं। इससे अलग हो गया तेलंगाना। तेलंगाना के लोगों का विद्रोह था भैया कि हम आंध्र प्रदेश के साथ नहीं रहेंगे, हमारा नहीं जमता है उसके साथ, हमको अलग कर दिया जाए, और हमको अलग करके आंध्र प्रदेश से और हमारा नाम रख दिया जाए तेलंगाना। तो जो आंध्र प्रदेश की राजधानी एक समय में हुआ करती थी हैदराबाद, अब वो हैदराबाद हो चुकी है तेलंगाना की राजधानी, और आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है अमरावती। ठीक है, तो ऐसे करके भारत के अंदर और भी बहुत सारे राज्य हैं। हम देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी और का किया गया है। उत्तराखंड का किया गया है, उत्तराखंड का किया गया है। जो बिहार है जस्ट इसके बगल में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश पहले इतना ही नहीं हुआ करता था, ये ऊपर तक हुआ करता था। ये उत्तर प्रदेश पूरा यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, ऊपर तक चिपका हुआ था। सिक्किम में आज जहाँ उत्तराखंड चिपका हुआ है ना, वहां पर उत्तर प्रदेश चिपका हुआ था। तो उत्तर प्रदेश इतना विशाल था कि उसको संभालना वहां के जो मंत्री थे वो संभाल नहीं पाते थे, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, आज भी देखिए उत्तर प्रदेश टूट चुका है उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं उस समय में वो कितना बड़ा था। तो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सही से संभाली नहीं जा पा रही थी, इसीलिए ऊपर वाले जो पर्वतीय इलाका था ना, उसको ही काट के अलग कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया उत्तरांचल। और वर्ष 2006 में उसी उत्तरांचल, जो ये ऊपर वाला इलाका है, इसका ही नाम उत्तरांचल रख दिया गया। नीचे वाला उत्तर प्रदेश ही रहा। ठीक है, इसको कह दिया गया उत्तरांचल। उत्तरांचल वर्ष 2006 में इसी उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया गया। ठीक है, तो ऐसे करके भारत के अंदर कई राज्यों में मैंने आपको बताया कि बंटवारा किया गया है। कारण कुछ भी हो, लेकिन बंटवारा किया जा सकता है, मतलब नियम बता रहा है कि आप कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, यानी इसको पॉइंट जैसे हम और बुकों में कहते हैं, तो यहाँ पे चौथा पॉइंट ना कह के कहेंगे चौथा, अनुच्छेद नंबर 4। सबके आगे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, आर्टिकल 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 आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे आता है कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है। ठीक है, तो आपको ये बातें सब ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक एक अनुच्छेद कहता क्या है। अनुच्छेद क्या कहता है? राष्ट्रपति बंटवारा पर कुछ नहीं बोलेंगे। देखो, कुछ नियम हमारे संविधान ने कुछ पावर दिया है राष्ट्रपति को, कुछ क्या सारी पावर राष्ट्रपति को ही दे रखी है, मगर उसका उपयोग प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति के पास एक खास पावर है कि वो किसी भी कार्य पे रोक लगा सकता है, मगर जो जमीन का बंटवारा का मामला है उसके ऊपर राष्ट्रपति का संविधान ने साफ साफ तौर पे कह दिया है कि राष्ट्रपति कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, बंटवारा जब किया जाए या फिर किसी दूसरे राज्य को मिलाया जाए। इस अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग होगा तो राष्ट्रपति मौन व्रत धारण कर सकते हैं। समझ गए?
ऐसे नहीं कहा गया है मौन व्रत धारण कर ले, लेकिन वही समझिए आप, मौन व्रत धारण करने को कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 का। यानी कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है, किसी क्षेत्र को जोड़ना, और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, किसी क्षेत्र को हटाना। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब ये काम हो तो कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, उस पर रोक ही नहीं लगा सकते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जो अभी भी बंटवारे का मांग करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर बंटवारे की मांग की जाती है। उसका जो पूर्व में और उत्तर की तरफ जो एक कोना वाला इलाका निकला है, वे उसको जो लोग कहते हैं उसको हमको अलग कर दो। ठीक है, बहुत सारे और भी राज्य हैं जो कहते हैं कि हमको इससे अलग करके वो कर दो, उससे अलग करके वो कर दो। तो ये था हमारा संविधान का भाग 1। हमने 4 अनुच्छेदों को पढ़ा है। 4 अनुच्छेदों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। हम आगे कल की क्लास में आगे जानेंगे कि हमें और क्या करना है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।